हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 सोल्व कराने जा रही हूँ। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और शेयर भी करें। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहली संख्या है बेटा जी 2 घटा वर्गमूल 5। 2 कैसी संख्या है बेटा जी? परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि परिमेय और अपरिमेय को जब भी घटा जमा गुणा और भाग करते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल 100% क्या आता है? अपरिमेय आता है। ठीक है, हमें इसको हल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे परिमेय घटा अपरिमेय, तो ये क्या आ जाएगा? अपरिमेय। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। 3 जमा वर्गमूल 23 घटा वर्गमूल 23। देखो 3 जमा 23 का अंडर रूट एक ब्रैकेट में है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट को खोल लीजिए। 3 जमा रूट 23 माइनस रूट 23, ये भी 23 का अंडर रूट है प्लस में है, ये 23 का अंडर रूट है माइनस में। एक नंबर जमा में एक घटा में सेम नंबर है, घट के 0 आ जाएगा, कट जाएगा। कट के क्या बचेगा? 3। और 3 कैसी संख्या होती है? 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 होती है हमारी परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं बेटा हम तीसरे पार्ट पर। इनको पहले हमने पूर्णतया हल करना है, जितना भी जमा घटा गुणा भाग हो सके। उसके बाद जो अंतिम रूप बचता है संख्या का, उसे हमने बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। अब ये देखो 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया और ये ऊपर 2 बचा, नीचे 7, 2/7 साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, p/q की फॉर्म में, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। अब हम चलते हैं चौथे भाग पर। 1/2, ऊपर परिमेय है नीचे अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है। लेकिन इस तरह की संख्याओं को हम पहले क्या करते हैं? परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो आप चाहो तो वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, वर्गमूल 2 से भाग। वर्गमूल 2 को 1 से गुणा करोगे वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करोगे तो 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वर्गमूल 2 के नीचे 2 आ गया। वर्गमूल 2 हम सबको पता है कैसी संख्या है? अपरिमेय। मैंने आपको बताया था भाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। और 2 कैसी संख्या है? परिमेय। तो अपरिमेय बटा परिमेय करोगे तो वो भी आपकी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है 2 पाई। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है और 2 हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय गुणा अपरिमेय जब हम करेंगे तो हमारा आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। जो बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना, जिसमें मैं सारा चैप्टर आपका 1.5 तक के सब एग्जाम्पल्स, इंट्रो वगैरह सब कुछ करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें यहाँ पर कोई नियम वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 3 जमा रूट 3 ब्रैकेट में 2 जमा रूट 2, सिंपल तरीके से हल करो। मैंने क्या बताया? 3 को पकड़ो, इनको भूल जाओ, ये नहीं दिख रहा, तो 3 के ब्रैकेट में ये पूरी ब्रैकेट, यानी 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बाहर, ये पूरी ब्रैकेट अंदर। अब 3 को ढक लो तो क्या बचा? प्लस का रूट 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लेना है, तो प्लस रूट 3 ऐसे का ऐसा लिखा और ये ब्रैकेट इसके साथ। समझ आ रही मेरी बात भाई? 3 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से करना है, फिर प्लस रूट 3 को इस पूरी ब्रैकेट से। अलग अलग हो गया, अब थोड़ा आसान होगा। अब 3 को इन दोनों नंबरों से करना है, तो 3 को 2 से करोगे 6 आएगा। जमा है 3 परिमेय है, वर्गमूल 2 अपरिमेय है, तो 3 को वर्गमूल 2 से करोगे 3 वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 को जमा है तो जमा लगा दी, वर्गमूल 3 को 2 से करेंगे तो बनेगा 2 वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से करोगे तो वर्गमूल की संख्याएं मैंने बताया था जमा भी होती हैं और भाग भी, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6। और यही हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये अलग अलग अपरिमेय है, तो ये आपस में जुड़ती नहीं है। अब हम चलते हैं बेटा दूसरे पार्ट पर। 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट 3 घटा वर्गमूल 3। इस तरह के सवालों के लिए आपको एक अपना नियम याद रखना जो आपने 8वीं में भी पढ़ा था। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है।
इस ब्रैकेट में √3 है, इस ब्रैकेट में भी √3 है, इसमें जमा का साइन है, इसमें घटा का। तो हमें एक नियम पता है कि a+b ब्रैकेट आएगा बेटा, ये गुणा है, इंटू a-b। एक ब्रैकेट में a+b है, एक में a-b है, तो गुणा हो जाती है a² - b²। तो ये 3 को 3 से करो भाई, पहली संख्या का वर्ग यानी 3 का वर्ग, जमा घटा घटा दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग। 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब 9। और जब वर्गमूल पे वर्ग होता है तो वो एक दूसरे को काट देते हैं। 3 और 9 में से 3 गया, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा तीसरे भाग पर। इसमें ना वैसे तो वर्गमूल की आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई है, दे भी रखी, लेकिन उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप सिंपल आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यह वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग, ध्यान देना भाई, वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग। नियम कौन सा लगाएं, ये a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a जमा b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। ये फॉर्मूला आपने कभी नहीं भूलने, ये हमेशा काम आते हैं। तो यह एक ही जगह पहली संख्या है वर्गमूल 5 का वर्ग, दूसरी संख्या है वर्गमूल 2 का वर्ग, 2 के साथ पहली संख्या वर्गमूल 5, दूसरी वर्गमूल 2, ठीक है ना भाई। देखो पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी का वर्ग जमा 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। अब वर्गमूल के साथ वर्ग है तो कट के यहाँ तो 5 रह जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट के यहाँ 2 रह जाएगा, और वर्गमूल वर्गमूल आपस में गुणा हो जाते 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूँ। परिमेय में परिमेय जुड़ जाएगी, तो 5 में 2 जुड़ जाएगा 7, ये अपरिमेय 7 है तो इसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज 7 जमा 2 वर्गमूल 10 हमारा आंसर आ गया। और चौथा पार्ट फिर इसी तरह है, √5 - √2, √5 + √2। तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ चौथा पार्ट, √5 - √2, √5 + √2। बिल्कुल वही नियम फिर लग रहा है, a - b, a+b, हर जगह नियम लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। तो ये हो गया √5 का वर्ग, ये हो गया √2 का वर्ग, √ से ये कट गया 5, √ से वर्ग कट गया 2, और 5 में से 2 गए 3, हमारा आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 9.3 वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसका मैंने आपको तरीका एग्जाम्पल में भी समझाया था, तो अब मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। हम फुटा लेंगे और 9.3, देखो ये 9 है और 1 2 और बेटा जी ये है 3, 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हम यहाँ तक खींचेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे AB। और फिर क्या बताया था मैंने कि जिस रेखा के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दिखाना है, जिस लेंथ को, उससे 1 सेंटीमीटर फालतू ले लो। तो इस पे ये फुटा रखा और ये 1 सेंटीमीटर और फालतू लेकर ये बना दिया C। और अब हम AC का लेंगे मध्य बिंदु, AC का करने जा रही हूँ मैं प्रकार की सहायता से समद्वि भाजन। तो समद्वि भाजन करने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, ठीक है भाई, और फिर एक आर्क ऊपर बेटा जी और एक आर्क नीचे लगा देंगे। और हमें केवल मध्य बिंदु चाहिए, तो ज़्यादा हमें इसको ज़रूरत नहीं है हाईलाइट करने की, बहुत हल्के हल्के डॉट्स हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये मध्य बिंदु आ जाता है। इसका नाम आप MO कुछ भी रख सकते हो, रटना नहीं है नाम को, अपनी मर्जी से रखो। और यहाँ प्रकार रखकर M पर केंद्र लेकर MA को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त आपने ऐसे खींच देना है। देखा थोड़ा सा गड़बड़ा आ ही जाता है फुटे में ना, ये देखो अब ये ठीक हो गया। तो MA, ये डबलिंग नहीं होनी चाहिए काम में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक अर्धवृत्त यहाँ पर बेटा जी ड्रॉ हो गया। आगे बढ़ती हूँ अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। आप चाहें तो D की सहायता से बना सकते हैं, तो मैं D से ही बना रही हूँ। तो B पर मैंने ये देखो, आप ध्यान दे लेना मैंने कैसे किया है। मैंने ये B पर डॉट है, ये मेरे D का सेंटर है, इस सेंटर को B पर रखा और ऐसे किया और 90 डिग्री के सामने यहाँ एक डॉट लगा दिया। अब जब मैं इस डॉट को B से मिलाऊंगी तो ये जो रेखा होगी ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होगी, और ये जो दूरी आएगी BE, ये BE हमारा 9
0.3 के अंडर रूट को दर्शाता है, यानी इतने डिस्टेंस है जो 9.3 का अंडर रूट है। अब इसको करना है संख्या रेखा पर निरूपित। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि बी को केंद्र लेंगे, ओरिजिन लेंगे और इस रेखा को थोड़ा आगे तक हम बढ़ा देंगे और इसको मैं एक्स अक्ष मान लेती हूँ। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इतना गैप लेते हुए 1 है ना, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इसको सी को और बी को आप यहाँ ना लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब यहाँ से मेरी संख्या रेखा, बाकी भूल जाओ। अभी संख्या रेखा शुरू कहाँ से होती है भाई? 0 से ही तो शुरू होती है संख्या रेखा हमारी। संख्या रेखा 0 से ही शुरू होती है। तो यहाँ 0 से और 1 2 3 4 5, तो इस पर मैंने वो दूरी दिखानी है जो 9.3 के अंडर रूट को दर्शाए। तो ये है, यहाँ से लेकर ये BE डिस्टेंस 9.3 का अंडर रूट है, ये 0 है, यहाँ प्रकार रखा और इसको आगे तक हम ले गए। ठीक है भाई। और ये हमारा, ये जो चाप हमारी यहाँ आकर मिलती है बेटा ये हमारी, ये जो पॉइंट है, क्या नाम दें इसको? ई नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को यहाँ मैं हल्का सा बल्कि डॉट और लगा देती हूँ। ये पॉइंट जो है ई पॉइंट है और ये हमारा दर्शाता है 9.3 के अंडर रूट को। और ये बी से ई तक की जो डिस्टेंस है, ये दूरी है 9.3 का अंडर रूट। तो हमें तो ये पॉइंट दिखाना है। तो ये ई बिंदु है जो 9.3 के अंडर रूट को संख्या रेखा पर दर्शाता है। तो ये तरीका है किसी भी संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर दर्शाने का। अभी हम 5वां प्रश्न करेंगे। उससे पहले ना आपका तीसरा प्रश्न रह गया, उसकी स्टेटमेंट मैंने नोट नहीं की थी, तो वो मैं यहाँ पहले आपको तीसरा प्रश्न कराती हूँ। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि तीसरा प्रश्न पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लो सी, परिधि सी क्यों कहते हैं परिधि को? क्योंकि इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। और उसके व्यास मान लो डी, डी का मतलब डायामीटर, व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। ठीक है। हम दरअसल क्या होता है, पाई की खोज मैथमेटिशियंस ने कैसे की थी बेटा? कि मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि बहुत सारे वृत्त बनाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारे उन्होंने क्या बनाए? वृत्त बनाए। अब मान लो ये एक वृत्त मैंने बना दिया, तार से बना दिया मैंने, इसको काट लूँ तो इसकी लंबाई कोई ना कोई आ जाएगी और ये इसका व्यास भी हम नाप सकते हैं। तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि जब भी हम किसी वृत्त की परिधि को, ध्यान देना, उसके व्यास से भाग करें, यानी सरकमफ्रेंस को डायामीटर से भाग करें, तो जो हमारे पास अनुपात आएगा, जो रेशो आ रहा है, वो पाई आ रहा है। और पाई की जो वैल्यू है, और पाई की जो वैल्यू, ये देखो, ये आपके इसमें दिखाया गया भी है कि 3.14159 डैश डैश डैश। ठीक है। तो ये कहता है कि ये वैल्यू, इसको इन्होंने नाम दे दिया, क्या है? ये पाई है। ठीक है। यही बात ये स्टेटमेंट में यहाँ कह रहा है एक्सरसाइज 1.5 में कि पाई को हम वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात लेते हैं। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है। क्यों भाई? अब पाई को तो मैंने 2 नंबरों के अनुपात में लिख दिया, और जब हम किसी संख्या को P/Q नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं तो हम तो कहते हैं कि भैया वो संख्या क्या है? परिमेय है। अब क्योंकि मैंने पाई को C/D की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब पाई भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमारी बुक में भी है और हमने भी देखा है कि पाई तो एक अशांत और अनावर्ती दशमलव है, तो पाई तो अपरिमेय है। तो ये कहता है कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी इस बात को गलत कैसे सिद्ध करोगे? तो देखो बेटा, गलत सिद्ध करना कुछ नहीं। ये क्वेश्चन पहले तो मैं आपको बता दूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम कोई वृत्त बनाएंगे और जब भी हम उसका व्यास वगैरह लेंगे, तो हर स्केल में कुछ ना कुछ गड़बड़, थोड़ी सी माइनर मैं कह सकती हूँ कि गड़बड़ होती है उसके अंदर। तो उसकी वजह से हम इनको नियर अबाउट ले लेते हैं,
तो वो परिमेय संख्या दिखाई देता है। अन्यथा जब भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से इसको मापोगे तो ये पूरी कोई परिमेय संख्या नहीं आएगी। ये दशमलव में आया, ये दशमलव में आया, और इनको जब हम भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अतः यह परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। बस इसका जो मान है ना, जैसे 22 को 7 से भाग करके देखो आप, 7 तिया 21, 1 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी, मतलब लगभग ये 3 डिजिट इनकी आपस में मिलती हैं। इसलिए इसको पाई को 22/7 के नियर अबाउट मान लिया जाता है। लेकिन पाई दरअसल 22/7 नहीं होता, अतः पाई परिमेय नहीं होता, पाई अपरिमेय होता। ये गलती क्यों आती है, ये बात भी ध्यान से सुन लो कि भाई ये गलती क्यों आती है कि भाई स्केल में, हर स्केल में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो मेजरमेंट की गड़बड़ की वजह से हमें लगता है कि ये परिमेय है, जबकि ये परिमेय नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, नोट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए मेरी बात को? भाई यहाँ हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करें। तो पहली संख्या 1/वर्गमूल 7, मैंने क्या बताया था, नीचे वाली संख्या अगर सिंगल है तो उसी से गुणा कर दो, उसी से भाग। वर्गमूल 7 को 1 से गुणा करो, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से करो 49, ऊपर वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल हो गया 7, और ये हो गया हर का परिमेयीकरण। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग पर। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि नीचे वाली संख्या एज इट इज और इसके अपोजिट चिन्ह, यानी वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से गुणा करना है और वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से भाग करना है। ऊपर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 आ गया। और नीचे देखो a घटा b, a जमा b, तो ये बन जाएगा a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो ये हो गया बेटा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 का वर्ग 7 घटा 6, 7 में से 6 गए 1, और नीचे का 1 ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमें हर का ही परिमेयीकरण करना था। तीसरा भाग है 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। तीसरा भाग है 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। तो इसको जब आप करोगे तो वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 ये आएगा। इसको इससे करो, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2, नीचे करो तो a का वर्ग घटा b का वर्ग। बहुत ही आसान सवाल है, सारे उदाहरण मैंने आपको इसके समझा दिए। 5 घटा 2, तो बेटा जी 5 में से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 1/√7 - 2। अब इसमें देखना 2 पे अंडर रूट नहीं है, 2 पे अंडर रूट नहीं है, तो इस बात को हमने पकड़ना है। √7 + 2 से गुणा कर दिया, √7 + 2 से भाग, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो ये तो एज इट इज रह गई। अब a जमा b, a घटा b, तो ये हो गया √7 का वर्ग माइनस में 2 का वर्ग। ठीक है भाई, तो ये हो गया √7 जमा 2, √7 का वर्ग करोगे 7, अब ये 2 है तो 2 का वर्ग करोगे 4, तो ये बन गया √7 + 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जी सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।